नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। दोस्तों स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के इस क्लास में एक बार फिर से। ध्यान दीजिए आज के इस क्लास में 27 अगस्त 2025 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आप देखेंगे। इसका सर्वश्रेष्ठ संकलन आपको मिलेगा और आगामी बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर तमाम जानकारी हमेशा की तरह मैं आपको विस्तृत तौर पर देने वाला हूं। ध्यान रखिएगा आज का जो ये क्लास है थोड़ा स्पेशल है क्योंकि करंट अफेयर्स का ये 1000वां क्लास है। सारे क्लास आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा, अगर यहाँ से क्लासेस को आपने फॉलो किया है तो ध्यान आपको होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्या फिर कंटेंट की क्वालिटी होती है, ये आपको मालूम चलता होगा। तो इस दिशा में एक बेहतर जो प्रयास हमने आप सभी के लिए किया है, इससे हजारों लोगों को यहाँ से हेल्प हुई है। और आप भी अगर हमारे साथ सेशन में बने हुए हैं तो इस उम्मीद से बने हैं कि यहाँ से हमारी जो तैयारी है वो बेहतर होगी, निश्चित तौर पर बेहतर होगी। हमारी पूरी टीम लगी हुई है। अच्छा, ध्यान रखिए 1000वें क्लास के अवसर पर एक शानदार ऑफर आप सभी के लिए है। एक बड़ी घोषणा अभी मैं करने वाला हूं आप सबों के बीच, लेकिन उससे पहले क्योंकि पिछले क्लास में एक प्रश्न मैंने पूछा था, इस प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए 23 अगस्त 2025 को बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किन्हें भिखारी ठाकुर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए ऐसे आपको ध्यान रखना है कि हिंदी सेवी सम्मान के अंतर्गत ये पुरस्कार मिलता है। कुल 12 पुरस्कारों का वितरण हुआ है, जिनमें 11 नाम शामिल है और एक संस्था शामिल है। डिटेल में चर्चाएं हम कर चुके हैं। फिलहाल भिखारी ठाकुर पुरस्कार की बात करें तो श्रीराम तिवारी को दिया गया है। अच्छा, कंप्लीट जो जानकारी है, कंप्लीट जो सूची है पुरस्कारों की, वो हमने पिछले क्लास में आपको करवाया था। तो पिछला क्लास जो आपका छूटा हुआ है, चेन बना के उसको ध्यान रखिए। कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हैं, आप यहाँ से एकदम अच्छी तरीके से एक नोटबुक को तैयार करते हुए प्रिपरेशन को शुरू कीजिए। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी अफसोस आपको नहीं होगा। पूरी निरंतरता के साथ यहाँ पर क्लासेस को आप देख सकते हैं। चाहे बिहार में जो भी नई वैकेंसी आई है, सारे एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग जानते हैं, देखिए अभी बड़ी घोषणा यह है, आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स का ये कोर्स संचालित हो रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में से ज्वाइन कर चुके हैं। एप्लीकेशन पे 54,000 से अधिक लोग शामिल हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको बता दूं यहाँ पर इस कोर्स में एक बड़ी घोषणा यह है कि ये जो कोर्स है अब आपको केवल 100 रुपये में मिलेगा। और कब तक मिलेगा ये जो ऑफर है, आपको ध्यान रखना है 31 अगस्त 2025 मध्य रात्रि तक। और यहाँ पर आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है। ये कूपन कोड है WELCOME, ठीक है। और ये कैपिटल में आपको लिखना है। ये न्यू कूपन कोड अप्लाई नहीं करना है। ये आपको एप्लीकेशन पे दिखेगा। सर्वप्रथम जब आप इस कोर्स में जाएंगे तो व्यू डेमो पे क्लिक कीजिएगा। वहां पर एप्लीकेशन पे कोर्स में जाइए, पेड कोर्स में, वहां पर इस वाले कोर्स को सिलेक्ट कीजिए। व्यू डेमो पे जाइए और वहां पर आपको सर्वप्रथम अपना प्लान पैकेज को सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे 1 साल का लेना है तो 1 साल मैं सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद वहां पर कूपन अप्लाई का ऑप्शन आएगा, जस्ट उसको टच कर देना है और ये आपको मिलेगा केवल और केवल 100 रुपये में। कब तक मिलेगा? तो 31 अगस्त 2025 तक। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, केवल 500 अभ्यर्थियों के लिए ये उपलब्ध है। तो जल्दी से जाइए, फटाक से इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जो अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाए हैं। कुछ बातें और भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा, कि इस कोर्स में 2022 से अब तक का जितना भी मटेरियल है, सपोज आज अगर आपने ज्वाइन किया तो 2023 का, 24 का, 22 का या 2025 का अब तक का ये सारा आपको निःशुल्क मिल जाएगा। आज से ही आपका मेंबरशिप प्लान स्टार्ट होगा और अगले 1 साल तक तमाम जो मटेरियल हमारे करंट अफेयर्स के आएंगे, चाहे वो कोई पीडीएफ हो, कोई नोट्स हो, टेस्ट सीरीज हो, क्विज हो, एक्सपेक्टेड प्रश्नों की सीरीज हो, वो तमाम चीजें एप्लीकेशन पे आपको मिलती रहेगी साल भर। और यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होगी। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में यहाँ पर हमने लिखा है। तो फटाक से जाइए, यहाँ पर 100 रुपये में, अगर साल भर वाला प्लान लेते हैं तो 100 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये हेल्पलाइन नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर फाइनली हम सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से बिहार के कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? ऐसे तो बिहार सरकार की तरफ से 6 शिक्षकों की सूची
भेजी गए थे, लेकिन जो चयन हुआ है 3 शिक्षकों को, मतलब दिया जाएगा सम्मान। तो 3 शिक्षकों का चयन हुआ और राइट जो आंसर है यह है विकल्प नंबर बी। आइए कंप्लीट सूची यहाँ पर हम देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के तहत बिहार के 3 शिक्षक सम्मानित होंगे शिक्षक दिवस के अवसर पर। अब ये 3 शिक्षक कौन कौन से हैं, यहाँ पर वो चीजें आपके बीच हमने रखा है। सबसे पहले ये जान लीजिए 2025 में 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर पूरे भारत वर्ष से यानी कि देश भर के कुल 45 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इन 45 में से बिहार के 3 शामिल हैं और इन तीनों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है किशनगंज की जो शिक्षिका है कुमारी निधि, सुपौल के दिलीप कुमार और नालंदा के डॉक्टर प्रमोद कुमार का नाम शामिल है। हालांकि बिहार शिक्षा विभाग ने इस वर्ष 6 नामों की सूची भेजी थी। तो ये चीजें 2025 के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर यह अभी खबरों में आई है तो ये चीजें आपके बीच हमने रखा है। पिछले साल बिहार के 2 शिक्षक को ये सम्मान मिला था, जिनमें आपको ध्यान रखना है सम्मानित शिक्षकों में मधुबनी की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, जिसे कि पैड वुमेन के भी नाम से जाना जाता है, और कैमूर के शिक्षक सिकेंद्र कुमार सुमन। ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न पे। देखिए बिहार और झारखंड के बीच बन रही पंडुका पुल का हाल ही में या फिर पंडुका पुल हाल ही में खबरों में है। बताएं कि इसका निर्माण किस नदी पर हो रहा है। अच्छा, किस वजह से खबरों में है, ये चर्चाएं अभी हम करेंगे। अभी इसका निर्माण कार्य पुनः से शुरू हुआ है। देखिए ये है सोन नदी पर, जो बिहार और झारखंड के खास करके मध्य अगर हम देखें तो सोन नदी एक महत्वपूर्ण नदी में आप इसको रख सकते हैं। तो विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर होगा सोन नदी। ध्यान दीजिएगा पंडुका जो पुल है इसका निर्माण जो है ये सोन नदी पर हो रहा है। किन 2 स्थलों को जोड़ेगा, तो बिहार और झारखंड के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है बिहार में रोहतास जो जिला यहाँ का नौहट्टा और झारखंड का जो गढ़वा श्रीनगर है इसको ये जोड़ेगा, ये दोनों के बीच है। अच्छा, ये चौंकाने वाला डेटा है, ध्यान से देखिएगा। जो लंबाई व संरचना की अगर हम बात करें पुल की, तो ये 2 लेन वाला उच्च स्तरीय पुल है, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी है। और आपको ध्यान रखना है कि नया जो टेंडर है ये 155 करोड़ रुपए की लागत से ये दिल्ली की बीके गुप्ता कंपनी को सौंपी गई है। और यहाँ पर इसके लाभ में 150 किलोमीटर की जो दूरी है इस समय जो तय होती है वो घटकर महज 2 से 3 किलोमीटर हो जाएगा। और यात्रा में लगने वाला जो समय है ये 3-4 घंटे की बजाय अब यहाँ पर 10 मिनट लगेगा। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि आप बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जो समस्या हुई एक्चुअली में मई 2023, सबसे पहले इसे देख लीजिए। दोनों के मध्य यानी कनेक्टिविटी को बेहतर करने के उद्देश्य से जो टेंडर था वो 2022 में ये ब्रजेश अग्रवाल कंपनी को 144 करोड़ रुपए में सौंपा गया था। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि मई 2023 में क्या देखने को मिलता है कि पिलर में दरार आ गया, तकनीकी खामियां आई, जिस वजह से कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया। ब्रजेश अग्रवाल कंपनी को ब्लैकलिस्ट करते हुए 14 करोड़ रुपए का उस पर जुर्माना भी लगाया गया था। काम ठप था और अभी दोबारा से शुरू हुआ और दिल्ली की जो कंपनी है नाम है बीके गुप्ता कंपनी, इसका जिम्मा सौंपा गया है। अच्छा, पुल का शिलान्यास, पंडुका पुल की जो बात कर रहे हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि खबरों में रहा पंडुका पुल बिहार में किस नदी पर है, तो सोन नदी पर। यह चीज ध्यान रखिए, वही एक्चुअली प्रश्न में हमने पूछा था। तो यहीं पर इसका निर्माण हो रहा है। तो शिलान्यास केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 14 नवंबर 2022 को ही किया गया था। इतना यहाँ पर क्लियर है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न में। अच्छा, बिहार में पुल व ब्रिज को लेकर अभी कई जानकारी हमने आपको दिया है, जैसे कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल और एक और था सिमरिया बेगूसराय वाला जो खास करके पटना में जो एक जगह मोकामा वहां से सिमरिया तक, वो चीजें हमने आपको बतलाया है। तमाम चीजों को ध्यान रखिए, उद्घाटन भी उसका हो चुका है। चलिए तीसरा प्रश्न है कि संसद ने 21 अगस्त 2025 को कौन सा विधेयक पारित किया है जिसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेम्स के जोखिमों से सुरक्षित करना है। और ये एक बड़ा कदम है और ये पहले होना चाहिए, लेकिन देर से ही सही, लेकिन हुआ तो। फिलहाल यहाँ पर जो इसका राइट आंसर यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025, ये खास करके ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए फिलहाल यहाँ पर अब हम बात करते हैं इसके बारे में पूरा डिटेल में। देखिए हाल ही में 20 अगस्त को ये विधेयक अभी पेश किया गया है लोकसभा में, फिर अगले दिन इसे राज्यसभा में पेश किया गया
और आपको ध्यान रखना है कि फाइनली 22 अगस्त 2025 को जो भारत की मौजूदा व 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी दे दिया, कानून ये बन गया। एक प्रकार से वहां पर उन्होंने हस्ताक्षर किया, उसे मंजूरी दिया और ये कानून का एक रूप ले लिया। अब यह विधेयक नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेम्स के जोखिमों से मतलब सुरक्षित रखेगा। ये सुरक्षित रखने के उद्देश्य से किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर ध्यान रखिए। अब जो उल्लंघन करेगा, जो भी कंपनी उल्लंघन करेगा, इसमें मामले सामने आएंगे तो उसके लिए जो सख्त जो सजा का प्रावधान किया गया है वो चीजें यहाँ पर एक बार देख लीजिए। देखिए, मनी गेम्स ऑफर करने पर, खास करके लोगों को ऑफर करता है तो अधिकतम 3 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अच्छा, विज्ञापन कोई करता है तो विज्ञापन करने पर, कोई भी कंपनी का विज्ञापन अगर आता है ऑनलाइन गेम्स, खास करके वैसे कि पैसे डिपॉजिट करो और आप यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो, बहुत सारा एग्जाम्पल है। ड्रीम 11 सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और भी कई सारे एप्लीकेशन है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, इसका एड भी एक समय पे बहुत परेशान करके रखा था। तो अगर कोई विज्ञापन भी करता है तो 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए जुर्माना, और दोहराने पर अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है तो 3 से 5 साल की जेल और 2 करोड़ तक का जुर्माना का प्रावधान है। तो ये कुछ प्रावधान है इसके तहत जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए। देखिए, ड्रीम 11 का ये एक तस्वीर है महेंद्र सिंह धोनी के, मतलब यहाँ पर कवर पेज में डाला गया है, खेलो खेलो दिमाग से, इस प्रकार का एक कैंपेन भी चला था। ठीक है, आप लोग जानते हैं। तो दिमाग नहीं है बल्कि वो किसी भी शर्त पे इस तरह से वो डिजाइन होता होगा, मतलब ये कुछ सटीक तौर पे बोला नहीं जा सकता, लेकिन ये चीज ध्यान रखिए, जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो 1 करोड़ या 4 करोड़, 4 करोड़ तक का भी इनाम देने का वादा इसमें होता था, मतलब पिछले साल आईपीएल के समय में, क्योंकि एड वगैरह जो आता था, अगर आप यूट्यूब देख रहे थे तो वहां पर भी आता था। ठीक है, तो वो एक झांसा है, उसमें जीतने की जो संभावना है बहुत ही कम है, नाम मात्र के बराबर। तो बहुत सारे लोग इससे परेशान हो चुके थे, काफी हजारों की संख्या में, कई कई लोग तो लाखों रुपये हार गए थे। ठीक है, तो ये कुछ प्रावधान है। देखिए, 49 रुपये एक छोटी रकम होती है, लेकिन रेगुलर आप कोई तो एक टीम बनाए तब ना, बहुत सारे टीम बनाते हैं, एक लत लग जाती है। जुए का जो एक प्रकार का लत है वो एक प्रकार का नशा ही बोलिए, वो एक नशा है ऑनलाइन गेमिंग। पैसे तेजी से कमाने की होड़ में लोग इस प्रकार के करते हैं और धीरे 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 वो उसमें इतना एकदम कर सकते हैं मशगूल हो जाते हैं कि उन्हें याद ही नहीं रहता है कि कितना उन्हें लॉस हो रहा है। चलिए, फिलहाल यहाँ पर चौथे प्रश्न पे आते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक चर्चे का विषय है। मैं इसे मेंस का जो कोर्स चल रहा है आंसर राइटिंग का, वहां पर इसको शामिल करूंगा, ध्यान रखिएगा। अफ्रीकी संघ की बात करें तो अफ्रीकी संघ ने हाल ही में 16वीं सदी के मानचित्र को बदलने की मांग का समर्थन किया है, क्योंकि इसमें अफ्रीका सहित कई महाद्वीपों का आकार गलत दिखाया गया है। ये यहाँ पर प्रश्न है कि अफ्रीकी संघ ने किस 16वीं सदी के मानचित्र को बदलने की मांग का समर्थन किया है, जिसमें अफ्रीका सहित कई महाद्वीपों का जो आकार है वो अपेक्षाकृत कम या फिर गलत दिखाया गया है। देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, राइट आंसर होगा विकल्प नंबर बी, मर्केटर मानचित्र। दरअसल यहाँ पर अगर आप मैप पर देखेंगे, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है ये आपको दिखेगा अफ्रीका, और इधर ये यूरोप का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, ये वाला। अब यहाँ पर देखिए, अफ्रीकी संघ ने हाल ही में जिस मानचित्र को बदलने का समर्थन किया है, मांग का समर्थन किया है, ये 16वीं सदी में जेरार्ड से मार्केटर ने यह मानचित्र को तैयार किया था। और यहाँ पर अफ्रीकी मतलब अफ्रीका का कहना यह है कि इसमें अफ्रीका का जो आकार है वो छोटा है और यूरोप को इसमें बड़ा दिखाया गया है। तो ये कुछ मामला है और अफ्रीकी संघ का मानना है कि इस असमानता ने अफ्रीका के वैश्विक महत्व को कम दिखाया, जो कि ऐतिहासिक शोषण के रूप में भी या फिर ऐतिहासिक शोषण में भी एक प्रकार से सहायक हुई है। तो कहीं ना कहीं यही आरोप लगाया और इसका समर्थन अभी किया है। आपको ध्यान रखना है, मानचित्र को बदलने की दिशा में करेक्ट द मैप अभियान का समर्थन अभी अफ्रीकी संघ द्वारा किया गया है। इस मानचित्र को लेकर पूछा जा सकता है किस शताब्दी में बना और किसके द्वारा यह तैयार किया गया था। जेरार्ड से मर्केटर के द्वारा यह मानचित्र बनाया गया था जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, तो अफ्रीकी संघ के द्वारा ये अभी आरोप लगाया गया है और इसका समर्थन किया गया कि इसको बदला जाए। अफ्रीकी संघ की बात हो रही है तो वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है ये अंगोला के राष्ट्रपति है जोआओ लोरेंको। ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखेगा, क्योंकि ये खबरों में है अफ्रीकी संघ, तो यहाँ पर अध्यक्ष को लेकर जानकारी आपके बीच हमने रखा। अच्छा, वास्तव में जो मैप हम लोग अभी इस्तेमाल करते हैं वर्ल्ड मैप की अगर हम बात करें तो ये आप अफ्रीका और यूरोप की स्थिति को देख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये मर्केटर जो खास करके मानचित्र है, इसमें आपको देखने को मिलता है जो आरोप है अफ्रीकी संघ का कि अफ्रीका का आकार छोटा है और यूरोप को बड़ा दिखाया गया है। ये मूलतः एक रीजन यहाँ पर है। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, वर्ल्ड वाले मैप में एशिया में भारत की स्थिति को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अपना प्यारा भारत आपको यहाँ पर दिख रहा है। चलिए, फिलहाल अब चलते हम अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश अगस्त 2025 में भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बना है? तो केरल बना है। विकल्प नंबर डी इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको बता दूं कि केरल अपनी डीजी केरलम जो एक पहल है केरल गवर्नमेंट की, अच्छा, शुरुआत हुई थी डीजी केरलम की वर्ष 2023 में। इसका उद्देश्य क्या था? तो नागरिकों को डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाने का उद्देश्य था। और इस उद्देश्य का मतलब एक प्रकार से जो भी मतलब उसमें चीजें थी उसको अच्छी तरीके से संचालित किया गया और परिणाम हमें अगस्त 2025 में ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर सभी नागरिक डिजिटल साक्षरता प्राप्त कर चुके हैं। डिजिटल साक्षरता का मतलब यहाँ पर यह है, हालांकि हमने लिखा भी है, डिजिटल साक्षरता मतलब यह है कि कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट की उन्हें समझदारी हो, कोई भी बेसिक सा कार्य जो कंप्यूटर, मोबाइल आदि से हो सकता है वो घर बैठे कर सके, अपनी जरूरत की तमाम चीजों की पूर्ति सुरक्षित तरीके से यहाँ पर कर सके। ठीक है, तो ये चीजें आप डिजिटल साक्षरता के अंतर्गत रख सकते हैं। विशेष बात यहाँ पर यह ये ध्यान रखना है कि 100% 100% यहाँ पर डिजिटल साक्षरता को प्राप्त किया है केरला ने। विकल्प नंबर यहाँ पर कौन सा राइट आंसर था? तो विकल्प नंबर डी। चलिए, उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले चूंकि बात यहाँ पर प्रश्न में देखिएगा हमने क्या रखा था, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश। यहाँ पर एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में आप लोग जानते हैं कि 28 राज्य हैं और ये 28 राज्यों का नाम जो है और उसकी जो राजधानी है वो आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए। उसी प्रकार से वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कई लोगों को हालांकि यहाँ से कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ध्यान जरूर रखिएगा ये कुछ मतलब 8 जो है ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन इसमें दो नई अपडेट यह है, नई तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन फिर भी करंट अफेयर्स में ये पूछा जा सकता है। देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखिए कि दादरा और नगर हवेली और इसके अतिरिक्त दमन और दीव दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, ये दोनों का विलय कर दिया गया। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ये दोनों का विलय 2020 में किया गया। ठीक है, तो ये चीजें वर्तमान स्वरूप की बात करें तो वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य है। इतना क्लियर है? चलिए, अब यहां पर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आप घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो करंट अफेयर्स का ये ऐसा कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम को लेकर सुनियोजित तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। इसकी वैलिडिटी 2 साल है। एक नाम मात्र की फी पर उच्च गुणवत्ता वाली मटेरियल, पीडीएफ आदि तमाम चीजें यहाँ पर मेंस आंसर राइटिंग का भी प्रैक्टिस शुरू है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आते हैं अगले प्रश्न पे। भारत में अमेरिका के राजदूत और दक्षिण मध्य एशिया के लिए विशेष दूत के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, ये जो है नाम है इनका सर्जियो गोरे। आप बस गोरे भी ध्यान रखेंगे तो याद आ जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी है। विकल्प नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हालांकि इनका जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था, जो एक्चुअली यहाँ पर ट्रंप के साथ देख रहे हैं। तो 22 अगस्त 2025 को भारत में अमेरिका का राजदूत और इसके अतिरिक्त दक्षिण मध्य एशिया के मामलों का विशेष राजदूत के रूप में सर्जियो गोरे का यहाँ पर नियुक्ति हुआ है। हालांकि वे वर्तमान में व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंशियल पर्सनल ऑफिस के निदेशक अर्थात डायरेक्टर है। ये भी ध्यान रखिए। महज 39 वर्ष इनकी उम्र है। अब यहाँ से एक डेटा निकलकर सामने आ रहा है, उसको ध्यान से देखिएगा। बात यह है कि सर्जियो गोरे भारत में राजदूत नियुक्त होने वाले सबसे युवा है। 39 वर्ष उम्र जरूर है, लेकिन ये सबसे कम उम्र के अमेरिकी राजदूत हैं जो यहाँ पर नियुक्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, सर्जियो गोरे। और उन्होंने किनका स्थान लिया है? तो एरिक गारसेटी का स्थान लिया है। सर्जियो गोरे डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं। जून 2025 की एक खबर है
जो मीडिया में खबरों में रही थी, जो खास करके एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, जो पहले ट्विटर कहा जाता था, अब इसका नाम बदलकर एक्स कर दिया गया है। तो एलन मस्क, जिसके मतलब अधीन है ये एक्स, ठीक है, जो स्वामी है एक्स प्लेटफॉर्म के वो एलन मस्क है। तो एलन मस्क ने सर्जियो गोरे को ट्विटर में सांप कहकर संबोधित किया था, स्नेक कहकर, और ये काफी विवादित बयान था और बहुत ज्यादा ये खास करके विवादों में रहा था। तो फिलहाल यहाँ पर बेसिकली यही बताना एक उद्देश्य है कि ये वही शख्स है जो खबरों में उस समय था, इसी वर्ष जून में उन्हीं को भी हाल ही में नियुक्त किया गया है। अच्छा, उनका जन्म हुआ था उज्बेकिस्तान में, हालांकि वे रह रहे अमेरिका में 12 वर्ष की आयु से अपने परिवार के साथ, अपने पिता के साथ वहां पर गए थे। तो फिलहाल इतनी बातें इनसे संबंधित यहाँ पर ध्यान आपको रखना है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, एक बात आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं नोटिस कर रहा था कि कल बहुत लोग बोल रहे थे कि सर ये वाले माइक से आवाज़ अच्छे से सुनाई नहीं दे रही है। देखिए, माइक मैंने बहुत अच्छा मतलब यहाँ पर लाया है, परचेज किया है, और मैं उम्मीद करता हूँ, थोड़ी महंगी भी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आवाज़ अच्छी जानी चाहिए। आप लोग बोल रहे थे कि सर पहला जो माइक था, जो यहाँ पर मैं लगाता था, वो वायरलेस था, वो मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी थी। आप लोग एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आते हैं प्रश्न पे कि चेतेश्वर पुजारा किस खेल से संबंधित है, जिन्होंने हाल ही में 24 अगस्त 2025 को क्रिकेट से संन्यास की घोषणा, अच्छा यहाँ पर संन्यास की घोषणा की है। तो चेतेश्वर पुजारा ने संन्यास की जो घोषणा की, वे क्रिकेटर हैं, तो क्रिकेट से ही संन्यास की घोषणा की बात यहाँ पर कही जा रही है 24 अगस्त 2025 को। अच्छा, चेतेश्वर पुजारा की बात हो रही है, तो इनसे संबंधित एक चीज ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण एक पॉइंट है वो आपके बीच हम रख रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो क्रिकेटर जब संन्यास लेते हैं तो प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, पहले भी कई दफा प्रश्न बने हैं, तो एक प्रश्न के रूप में उसको ध्यान रखना ही है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, और डायरीज ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, ये वाले पॉइंट में, और डायरीज ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, ये एक पुस्तक है जो कि पूजा पुजारा के द्वारा लिखा गया है। अब ये पूजा पुजारा कौन है? 20 मई 2025 को लिखा गया है, 2025 वाला ही ये पुस्तक है। ये चेतेश्वर पुजारा की पत्नी है, और डायरीज ऑफ अ क्रिकेटर्स वाइफ, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया, चेतेश्वर पुजारा की पत्नी पूजा पुजारा के द्वारा। अच्छा, पुजारा जो टाइटल है, इसको लेकर एक दो बातें और हम आपको बतलाएंगे, लेकिन यहाँ पर शुरुआत हम करते हैं इस वाले पॉइंट से। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 कितना इंपॉर्टेंट है, ये कंप्लीट सूची आपको हमने दिया था पीडीएफ में। हालांकि यहाँ पर थोड़ी जानकारी हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो बिहार के 3 महान हस्ती को, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, अभी साहित्य अकादमी पुरस्कार की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बिहार में, या फिर बिहार के 3 रचनाकार, जिनमें कि 2 को युवा साहित्य और 1 को बाल पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर नाम देख सकते हैं कि नेहा मणि झा, धीरज कुमार पांडे और मुन्नी कामत, ये तीनों का नाम आपको ध्यान रखना है। ये दोनों को युवा साहित्य पुरस्कार और इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार मिला है। ये कंप्लीट चीजें ऑलरेडी हमारा को पढ़ाया हुआ है, इसको जरूर देख लीजिएगा। और ये इंपॉर्टेंट है किस भाषा के लिए? तो मैथिली, संस्कृत और मैथिली के लिए। यहाँ पर आइए, इसको देखिए। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत युवा पुरस्कार विजेताओं में बात करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जहां से प्रश्न इन सारे भाषाओं को लेकर मुझे लगता है कि पूछे जाते हैं, और यही आपके बीच यहाँ पर वीडियो में आपके बीच हमने रखा है। तो देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि आप यहाँ पर देखेंगे मैथिली को, जो बिहार की एक भाषा है, नेहा मणि झा को बनारस आहम कविता संग्रह के लिए ये युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतना यहाँ पर क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बाल पुरस्कार विजेताओं में, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, इसमें भी मैथिली आपको दिखेगा, तो मुन्नी कामत को, तो ये चीजें यहाँ पर विशेष रूप से आपको समझना है। अच्छा, पुजारा की जो बात हम कर रहे हैं, प्रीति पुजारा, यहाँ पर एक टाइटल है पुजारा, प्रीति पुजारा, ये संस्कृत में आपको ध्यान रखना, ये पुरस्कार मिला बाल पुरस्कार, उनकी रचना बाल विश्रवम के लिए, कविता संग्रह है उसके लिए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चर्चाएं पहले भी हम कर चुके हैं, रिवीजन आपका हो जाए इसलिए यहाँ पर आपके बीच हमने रखा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले 2024 वाला ये है, 2024 में बिहार के 2 लेखक को मिला था, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। केंद्र सरकार ने 24 अगस्त 2025 को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्यूटी एनएसए के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अनीस दयाल सिंह को। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अनीस दयाल सिंह को आप तस्वीर में देख चुके हैं, यहां पर देख रहे हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने 24 अगस्त को अनीस दयाल सिंह को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, और मणिपुर कैडर के 1988 बैच के
भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं और मूलतः ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वही प्रयागराज जिसका 2018 में नामांकन इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया था। क्लियर है? अच्छा, ऐसे अभी हाल ही में जो शाहजहांपुर है वहां का जलालाबाद का नाम बदलकर, उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम बदलकर जलालाबाद का वो किया गया परशुरामपुरी। ये ध्यान रखिएगा, अभी इसी माह खास करके अगस्त में। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। अनीश दयाल सिंह ने अपने कैरियर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ, इसके अतिरिक्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा बलों का नेतृत्व भी किया, यानी कि अपनी सेवा यहाँ पर दे चुके हैं। अच्छा, अब वे देश की आंतरिक सुरक्षा, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर नक्सलवाद और पूर्वोत्तर उग्रवाद जैसे मुद्दे पर काम करेंगे। और अजीत डोभाल जो कि मुख्य, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि मुख्य सुरक्षा सलाहकार या फिर सुरक्षा सलाहकार हैं, उनके साथ उनके नेतृत्व में कार्य करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिए, अजीत डोभाल जो सुरक्षा सलाहकार है भारत के 5वें हैं और लंबे समय से हैं, 2014 से, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमने लिखा भी है 30 मई 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। 4 दिन पश्चात 30 मई को, ध्यान आपको रखना है, ये 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए थे अजीत डोभाल। अगला प्रश्न है कि हालिया जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 में भारत निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर है? तो भारत 41वें स्थान पर है। विकल्प नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना, आईएमडी, आईएमडी का अर्थ क्या होता है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। तो इसके द्वारा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2025 जारी होता है, या फिर ये सूचकांक जारी होता है 2025 में भी जारी हुआ। इसमें भारत को 41वां स्थान मिला है। लेकिन पिछले साल, ये एक वार्षिक रिपोर्ट है, पिछले साल जब रिपोर्ट आई थी तब भारत जो था 39वें स्थान पर था। तो इसमें हमें इस वर्ष में देखें तो तुलना करें तो गिरावट देखने को मिलता है। इस रिपोर्ट के आधार पर शीर्ष देशों में स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, डेनमार्क और संयुक्त अरब अमीरात है, क्रमशः, यानी कि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर। ये टॉप 5 नेशन है। अच्छा, भारत को लेकर अगर हम बात करें, ये तो ओवरऑल इस सूचकांक में भारत को 41वां स्थान मिला, लेकिन इसमें कई अन्य कैटेगरी है। मुख्य बिंदुओं में आर्थिक प्रदर्शन में 27वां रैंक मिला, सरकारी दक्षता में 45वां, व्यावसायिक दक्षता में 25वां, इंफ्रास्ट्रक्चर में 51वां स्थान मिला है। तो ये चीजें फिलहाल आपको ध्यान रखना है। ये कैटेगरी जो यहाँ पर है, इसको लेकर भी पूछा जा सकता है। जो भी रैंक है, जो भी सूचकांक है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल इसमें 41वां स्थान मिला है। चलिए, भारत में प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2024 में हुई? ध्यान रखिए 23 अगस्त को। हालांकि ये जो घोषणा हुई थी वो 2023 में ही हुई थी, लेकिन पहली बार 2024 में मनाया गया और इस वर्ष इसका द्वितीय संस्करण आयोजित हुआ है। देखिए ये दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है 23 अगस्त को मनाने के पीछे रीजन यह है कि इसी दिन 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 जो था वो लैंड किया था चंद्रमा के सतह पर, और दक्षिणी ध्रुव पर साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत पहला देश बना था, हालांकि चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश। और इस दिन को चिन्हित करते हुए जब 26 अगस्त को 3 दिन पश्चात नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे देश को, नेशन को, वहां पर उन्होंने शिव शक्ति पॉइंट कहकर उस स्थल को संबोधित किया था जहां पर वो लैंडर विक्रम जो वहां पर लैंड किया था, और उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट कहकर संबोधित किया था। साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि अब से इस तिथि को यानी कि 23 अगस्त को यहाँ पर भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वही चीजें यहाँ पर हमने आपके बीच रखा है। चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था वो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। आप यहाँ पर तमाम चीजों को देख सकते हैं। अच्छा, एक जानकारी और, ये तमाम बातें तो ध्यान रखिए, लेकिन अभी पटना बिहार में श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र जो गांधी मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में है, वहां पर आपको ध्यान रखना है, श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र में स्पेस हेरिटेज इन इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। कल वाले क्लास में ये हमने आपको पढ़ाया था। ये वैसा प्रदर्शनी है जहां पर भारत की जो स्पेस यात्रा है उसको लेकर, साथ ही साथ जो इसरो की उपलब्धियां हैं उसको प्रदर्शित किया गया। तो ये चीजें हम चर्चा कर चुके हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो अंतरिक्ष दिवस यानी कि स्पेस डे मनाया जाता है, वही चीजें जो अभी हमने आपको बोला उसी को यहाँ पर लिखा गया है। और इसके अतिरिक्त विक्रम की बात जो हमने किया था लैंडर की, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक जिनकी अगुवाई में 15 अगस्त कब, तो 1969 को जो इसरो का स्थापना हुआ, एक महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा। इन्हीं के सम्मान में इस लैंडर का नाम विक्रम रखा गया।
और चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ था वो LV-M3-M4 रॉकेट के जरिए लॉन्च हुआ था। अच्छा, लैंडर आदि को लेकर यहाँ पर जानकारी लिखी गई है। अच्छा, एक बात अभी हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश है, साउथ पोल पर उतरने वाला पहला देश है, लेकिन अगर चंद्रमा पर उतरने वाले पांचवें देश की बात करें तो वो देश कौन सा है? ध्यान रखिए, वो देश है जापान। क्लियर है? उसके बाद अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, लेकिन उससे पहले चंद्रयान 1, 2, 3 को लेकर चीजों को ध्यान रखिएगा। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्या है कि लॉन्च कब हुआ, किस रॉकेट के जरिए हुआ, उस समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे? चलिए, भारत के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक शोकेस सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए, यशोभूमि नई दिल्ली में अभी हाल ही में इसका आयोजन होना है। ये उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा 2 सितंबर को किया जाएगा। देखिए, वो चीज यहाँ पर लिखा है, चौथा संस्करण है। ये सेमिकॉन इंडिया का आयोजित होगा कहाँ पर? तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर, तो यशोभूमि। और यशोभूमि नई दिल्ली में। इसे इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर भी कहा जाता है। यहाँ पर ये चीजें आपके बीच हमने रखा है, ये ध्यान रखिएगा। यही है यशोभूमि, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ समय पहले इसका उद्घाटन हुआ, चर्चाएं हम कर चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पर इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो भारत को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में वैश्विक केंद्र के रूप में एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करना, ये इसका मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर यहाँ पर ये आयोजित होगा 2 से 4 सितंबर। जब ये आयोजित हो जाएगा, मतलब शुरुआत होगी, इससे कुछ बातें निकल कर आएगी, तो चर्चाएं फिर हम करेंगे। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के गिरीश गुप्ता ने 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष युवा स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ध्यान दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। गोल्ड मेडल अभी इन्होंने अपने नाम किया है। किसी भी प्रतियोगिता के संदर्भ में ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए, आज के इस क्लास का ये प्रश्न है, आपको आंसर करना है। और जो जानकारी हमने ऑफर को लेकर आपको दिया है, आप ध्यान दीजिएगा। एक बात मैं बताना आपको भूल गया, इस वाले कोर्स में भी ये ऑफर है। बीपीएससी वाला जो कोर्स है, इसमें भी वही कूपन कोड वेलकम अप्लाई कीजिएगा। वहां पर भी 100 रुपये में तमाम मटेरियल बीपीएससी के लिए, करेंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है इसमें, टेस्ट सीरीज आदि सभी चीजें आपको मिल जाएगा। ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो सुनहरा अवसर आप सभी के लिए है कि 31 तारीख तक आपको लाभ लेना है। क्लियर है? आप सभी लोग इसमें जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। निश्चित तौर पर कोई भी जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर दी गई है, आप लोग बेझिझक कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो तमाम जो मटेरियल आप देख रहे हैं, ये सभी आपको उसी में करंट अफेयर्स के तहत मिल जाएगा। कूपन कोड आपको अप्लाई करना वेलकम, और ध्यान रखिए केवल 500 अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। चलिए, आज के इस क्लास को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। ये सेशन कैसा लगा कृपया कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।